गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको रुधिर समूह पर आपसे चर्चा की। साथ में हमने आपको रुधिर समूह के अलावा हमने आपको इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस और आइसो इम्यूनाइजेशन भी आपको समझाया था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है रुधिर वर्ग की वंशानुगति। रुधिर वर्ग की वंशानुगति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप आज का हमारा ये टॉपिक है, जिसको हम दो प्रकार से पढ़ाएंगे। एक आरबीएससी के अकॉर्डिंग, दूसरा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग की वंशानुगति। वंशानुगति क्या है, आनुवंशिकता क्या है, आप लोग इसके बारे में 10वीं स्टैंडर्ड तक आप पढ़ के आ चुके हो। इसलिए मैं आपको इसको समझाने से पहले कुछ टेक्निकल शब्दों पर हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शॉर्टली करेंगे हम। पहला टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, हेरिडिटी। हालांकि हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे, आनुवंशिकता के पार्ट को। देखिए, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1868 में 1868 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। We can say heredity word was first used by Herbert Spencer in 1868। तो 1868 में हर्बर्ट स्पेंसर ने आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया। अब ये आनुवंशिकता क्या है, इसको मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं। आपको मालूम है, जनक जो होते हैं वो जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जनक कौन होते हैं? वे जीव जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जनक कितने होते हैं? दो होते हैं। एक नर जनक होता है, एक होता है मादा जनक। नर को हम पिता भी बोल सकते हैं, मादा को हम क्या बोल सकते हैं? माता। ठीक है। और आपको पता है माता पिता के लक्षण किस में आ जाते हैं? उनकी संतति में आ जाते हैं, उनके बच्चों में आ जाते हैं। ठीक है। अर्थात माता पिता के लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के लक्षणों का स्थानांतरण जो होता है वो एक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में होता है? दूसरी पीढ़ी में होता है। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। या हम कह सकते हैं जनक के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनक के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात जनक का मतलब माता पिता के जो लक्षण होंगे वो किस में आएंगे? उनके बच्चों में आएंगे, बच्चों से उनके बच्चों में आएंगे, बच्चों से फिर उनके बच्चों में लगातार क्या होते रहेंगे? स्थानांतरित होते रहेंगे। इसलिए हमने बोला कि जनक के लक्षणों का, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले स्थानांतरण की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है। देखिए, आनुवंशिकता के बाद एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी क्या है? ठीक है, जेनेटिक्स पे बात कर रहे हैं। जेनेटिक्स,
जेनेटिक्स एक विज्ञान की क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा है ये आनुवंशिकी। और इस आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैटसन, जिन्होंने 1905 में ये आनुवंशिकी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया। और आपको बता दूं आनुवंशिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियम और विभिन्नताओं के ऊपर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता के नियम और विभिन्नताओं पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता के नियम। आपको पता है आनुवंशिकता के जो नियम है वो संकरण पर आधारित है, और कौन से, एकल संकर संकरण पर, और दूसरा कौन सा है, द्विसंकर संकरण पर क्या है, आधारित है। एकल संकर संकरण पर आनुवंशिकता के दो नियम आधारित हैं, एक है प्रभाविता का नियम और दूसरा है युग्मकों का पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन, युग्मकों के पृथक्करण का नियम। द्विसंकर जो संकरण होता है, ठीक है, इस पर केवल मेंडल का एक नियम आधारित है जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। तो आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन किस में किया जाता है, आनुवंशिकी में। साथ में जो विभिन्नताएं होती हैं जीवों में, जो विभिन्नताएं वेरिएशंस जो डेवलप होती है, उन वेरिएशंस पर भी जो अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकी के तहत ही किया जाता है। इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में यहाँ पे परिभाषा फिलहाल बता दी है कि आनुवंशिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियम और विभिन्नताओं पर क्या किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है। अब आप यहाँ बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड, रक्त की वंशानुगति। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रक्त की वंशानुगति, रक्त की वंशानुगति। ठीक है, अब रक्त की वंशानुगति होती कैसे है ये मैं आपसे बात करूं। वंशानुगति का मतलब है कि रक्त जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से स्थानांतरित होता है, वंशानुगति। ठीक है, तो वंशानुगति का मतलब है जनक के जो लक्षण होते हैं, जनक का जो रक्त होता है वो किस में पहुंचता है, संतति में पहुंचता है, संतति से अगली संतति में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रक्त का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये रक्त की वंशानुगति पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको और भी समझाने के लिए हम दो शब्दों पर और आपसे बात करेंगे, एक है जीन और दूसरा है एलील। ठीक है, तब हम इस टॉपिक पर वापस आएंगे। देखिए ये भी हमें आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जीन क्या है, इसलिए मैं आपको दो चीजों को और संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूं फिलहाल। गुणसूत्र जीन नंबर 1, गुणसूत्र नंबर 2 जीन। देखिए ये संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो संरचना है वो क्या है, डीएनए के एक अणु के। ठीक है, डीएनए के एक अणु को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा बोल रहा हूं फिलहाल आपको मैं समझाने के लिए। डीएनए का एक अणु है, डीएनए के एक अणु को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ ए डीएनए, ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए डीएनए दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और डीएनए का जो एक खंड होता है, ये एक खंड होता है, डीएनए का एक विशेष जो खंड होता है, विशेष जो खंड होता है उसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। डीएनए का एक विशेष खंड होता है उसे क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो डीएनए के एक विशेष खंड को जीन कहते हैं, या जीन की हम एक परिभाषा वह भी इस तरीके से दे सकते हैं कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, निर्धारित करता है। वह कारक जो किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा कारक होता है जो किसी जीव के अंदर एक लक्षण का क्या करता है, निर्धारण या नियंत्रण करता है, वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि भैया एलील क्या है। ठीक है, एलील आपको और समझा देता हूं। ठीक है, देखिए किसी भी जीव के अंदर एक लक्षण को, किसी भी जीव के अंदर एक लक्षण को, ठीक है, एक लक्षण का जो नियंत्रण या निर्धारण किया जाता है,
किसी भी जीव में एक लक्षण का जो नियंत्रण किया जाता है या निर्धारण करने के लिए, ठीक है, कितने जीन होते हैं? 2 जीन होते हैं। 2 जीन न बोले तो हम बोल सकते हैं एक जोड़ी जीन होता है, एक जोड़ी जीन होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एलील न बोले तो इसका दूसरा नाम हम आपको ये बोल सकते हैं, एलील को देखिए ध्यान से सुनना, उन्हें युग्म विकल्प भी कह सकते हैं, युग्म विकल्प, ठीक है। और वो विपर्यासी भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं? विपर्यासी होते हैं। तो आपको बता दो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो कि मेंडल ने क्या है कि अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सैटाइवम। क्या है? पाइसम सैटाइवम नाम है मटर का, ठीक है। अब आपको बता दें कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुना, ठीक है, वहां पे 2 विपर्यासी के लक्षण चुने, ठीक है। जहां पे 2 विपर्यासी लक्षणों को चुना वो द्विसंकर संकरण, और जहां पर एक विपर्यासी लक्षण के लिए 2 जनकों के मध्य क्रॉस कराया वो क्या कहलाएगा? एकल संकर संकरण। फिलहाल हम इन पे बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने एकल विपर्यासी, यानी कि एक तो जो मटर का पौधा था वो कैसा था? लंबा था, और दूसरा कैसा था? बौना था, ठीक है। उन्होंने एक शुद्ध लंबा लिया, शुद्ध लंबा मटर का, और दूसरा कौन सा था? शुद्ध बौना मटर का पौधा लिया था, ठीक है। शुद्ध लंबा जो पौधा होता है उसको कैपिटल टी के द्वारा दर्शा रहे हैं, अर्थात ये लंबाई का लक्षण है। इस लंबाई के लक्षण को दर्शाने के लिए यहाँ पर कितने जीन हैं? 1 और 1 2 जीन, 2 जीन। 2 जीन न बोले तो क्या बोलेंगे? एक जोड़ी जीन। तो किसी भी जीव में किसी एक लक्षण को, किसी भी जीव में किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए या किसी एक लक्षण का निर्धारण करने के लिए जीन के, ठीक है, 2 जीन होते हैं या एक जोड़ी जीन होते हैं? 2 जोड़ी जीन होते हैं, सॉरी 2 जीन होते हैं या एक जोड़ी क्या होते हैं? जीन होते हैं। इसलिए एलील की परिभाषा क्या हुई? ध्यान से सुनना कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के 2 विपर्यासी युग्मों को ही युग्म विकल्पी या उन्हें एलील कहा जाता है। किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन के 2 विपर्यासी युग्मों को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है, ठीक है। अब आपको हम केवल आरबीएससी के अनुसार यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रुधिर वर्ग की वंशानुगति कैसे होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्न और स्टीन। क्या नाम था? बर्न और स्टीन नाम का वैज्ञानिक था। देखिए, बर्न और स्टीन नाम का एक वैज्ञानिक थे। बर्न और स्टीन नाम के 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1924-25 के अंदर, ठीक है। तो बर्न स्टीन नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1924 के अंदर सर्वप्रथम, बर्न और स्टीन ने 1924 में सर्वप्रथम क्या है? रक्त समूह की जो वंशानुगति होती है, रक्त समूह की वंशानुगति मेंडल के नियम अनुसार होती है, ऐसा इन्होंने क्या है? बताया था, ठीक है। किसने बताया था? बर्नस्टीन ने बताया था कि बर्नस्टीन ने 1924 में बताया कि सर्वप्रथम, बर्नस्टीन ने 1924 में सर्वप्रथम ये बताया था कि रक्त समूह की जो वंशानुगति होती है या रक्त वर्ग की जो वंशानुगति होती है वो मेंडल के नियमों के अनुसार ही होती है। किसके अनुसार होती है? मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। आपको बता दूं, ये एबीओ रुधिर समूह होता है। कौन सा रुधिर समूह होता है? एबीओ रुधिर समूह होता है। और एबीओ रुधिर समूह जो होता है वो मनुष्य के आनुवांशिक लक्षण होते हैं। एबीओ रुधिर समूह जो होता है वो मनुष्य के कौन से लक्षण होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। एबीओ रुधिर समूह मनुष्य के कौन से लक्षण होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। एबीओ रुधिर समूह मनुष्य के कौन से लक्षण होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं।
और आपको बता दूं इन लक्षणों की जो वंशानुगति होती है, इन लक्षणों की जो वंशानुगति होती है वो वंशानुगति 3 जीनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। कितने जीनों पर निर्भर करती है, 3 जीनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। और ये जीन कौन कौन से हैं उन पर मैं आपको बात कर रहा हूं, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि बर्न और स्टीन नाम के वैज्ञानिक ने 1924 में बताया कि रक्त समूह की जो वंशानुगति होती है वो मेंडल के नियमानुसार होती है। एबी और रुधिर समूह जो होता है वो मनुष्य में आनुवांशिक लक्षण होते हैं और इन लक्षणों की जो वंशानुगति होती है वो कितने जीनों के द्वारा होती है, 3 जीनों के द्वारा होती है, या हम कह सकते हैं इन लक्षणों की वंशानुगति 3 जीनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। और ये जीन क्या है, निम्न है, ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि रुधिर समूह क्या है, ए है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। आइए देखते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया है ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप कौन सा है, किसी व्यक्ति का मान लीजिए ए है, किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन कौन सा होगा, कौन सा होगा भाई, उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। रुधिर समूह ए है तो एंटीजन ए होगा, रुधिर समूह बी होगा तो एंटीजन कौन सा होगा, कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा। क्लियर बात होगी। तो ए एंटीजन पाया जाता है ए रुधिर समूह के लिए, बी रुधिर समूह के लिए बी एंटीजन पाया जाता है। और ये ए एंटीजन के विकास के लिए, इस ए एंटीजन का विकास रक्त में होगा, ठीक है, किसी मनुष्य के ए रुधिर समूह के अंदर, तो उनके अंदर कौन से जीन पाए जाते हैं, अल्फा ए जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन पाए जाते हैं, ए एंटीजन के विकास के लिए, ए एंटीजन के विकास के लिए अल्फा ए जीन पाए जाते हैं। बी एंटीजन के विकास के लिए कौन से जीन पाए जाते हैं, अल्फा बी जीन पाए जाते हैं, ठीक है। और रुधिर समूह होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन इज एब्सेंट इन ओ ब्लड ग्रुप, ओनली एंटीबॉडीज इज आल्सो फाउंड इन ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर केवल क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटीजन्स नहीं पाए जाते। तो जहां पर एंटीजनों का निर्माण नहीं होता है तो इनके अंदर अल्फा 0 जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन पाए जाते हैं, अल्फा 0 जीन पाए जाते हैं। और आपको हम बता दें अल्फा ए जीन और अल्फा बी जीन जो होते हैं, अल्फा ए जीन और अल्फा बी जीन जो होते हैं वो अल्फा 0 जीन पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं या प्रबल होते हैं। अर्थात अल्फा ए जीन और अल्फा बी जीन जो होते हैं वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं और अल्फा 0 जीन जो होते हैं वो अप्रभावी लक्षणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि रुधिर वर्ग की वंशानुगति कैसे होती है, ठीक है। इससे संबंधित आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको हम आपको एक चार्ट के जरिए आपको बता रहे हैं और आपको ये याद भी रखना है। हालांकि हम इसे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्या रुधिर समूह होगा। देखिए पिता का रुधिर समूह, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक पिता का रुधिर समूह, ठीक है, एक पिता का रुधिर समूह क्या है, ए है। ध्यान से सुनना, एक पिता का रुधिर समूह क्या है, ए है, और माता का रुधिर समूह भी क्या है बेटा, ए है। एक पिता का रुधिर समूह भी ए है, माता का रुधिर समूह भी ए है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, इन माता पिताओं से जो संतान उत्पन्न होगी उनका संभावित रुधिर समूह क्या होगा, संभावित जो रुधिर समूह होगा, ब्लड ग्रुप होगा, वो क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको हम ज्ञात करके बता सकते हैं कि इनका रुधिर समूह या तो ए होगा, उन बच्चों का रुधिर समूह, या फिर उनका रुधिर समूह कौन सा होगा, ओ होगा। क्लियर बात होगी। यदि मान लीजिए पिता का रुधिर समूह ए है और माता का रुधिर समूह कौन सा है, बी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पिता का रुधिर समूह ए है, माता का रुधिर समूह बी है, तो इन दोनों संततियों से, सॉरी,
इन दोनों जनकों से उत्पन्न होने वाली जो संततियां होंगी उनका संभावित रुधिर समूह क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं। उनका संभावित रुधिर समूह ए भी हो सकता है, संभावित रुधिर समूह बी भी हो सकता है, संभावित रुधिर समूह ए बी भी हो सकता है, और संभावित रुधिर समूह क्या हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पिता का रुधिर समूह ए होगा, माता का बी होगा, तो संभावित रुधिर समूह ए बी और क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। ठीक है, यदि आपको बता दो पिता का रुधिर समूह ए है और माता का रुधिर समूह मान लीजिए कौन सा है, ए बी है। पिता का रुधिर समूह कौन सा है, ए है, और माता का रुधिर समूह कौन सा है, ए बी है। तो इन दोनों जनकों से जो प्राप्त होने वाली संततियां होंगी, बच्चे होंगे, उनका संभावित रुधिर समूह क्या होगा, तो उनका संभावित रुधिर समूह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और उनका रुधिर समूह कौन सा हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें यदि पिता का रुधिर समूह भी बी है, माता का रुधिर समूह भी बी है, पिता का रुधिर समूह भी हो, माता का रुधिर समूह भी हो, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी, उन संतानों का संभावित रुधिर समूह जो होगा वो या तो बी होगा, या फिर कौन सा रुधिर समूह होगा उनका, ओ होगा। बी रुधिर समूह हो सकता है, या फिर कौन सा रुधिर समूह हो सकता है उनका, ओ हो सकता है। इसी तरीके से यदि हम बात करें, यदि पिता का रुधिर समूह बी है, पिता का रुधिर समूह कौन सा है, बी है, और माता का रुधिर समूह कौन सा है, ए बी रुधिर समूह है, तो इन दोनों जनकों से प्राप्त होने वाली जो बच्चे होंगे, जो संततियां होंगी, उनका संभावित रुधिर समूह क्या हो सकता है, आपको बता दूं, उनका संभावित रुधिर समूह ए भी हो सकता है, उनका संभावित रुधिर समूह बी भी हो सकता है, उनका संभावित रुधिर समूह कौन सा हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। यदि हम ये कहें कि पिता का रुधिर समूह भी ए बी है और माता का रुधिर समूह भी कौन सा है, ए बी है, तो दोनों का रुधिर समूह कैसा होगा, ए बी हो सकता है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। माता पिता दोनों का रुधिर समूह ए बी है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी, उनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी संततियां होंगी, जो भी बच्चे होंगे, उनका संभावित रुधिर समूह ए भी हो सकता है, उनका रुधिर समूह बी भी हो सकता है, या उनका रुधिर समूह क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। बात समझ आ गई। यदि अगर हम अगले बिंदु पर बात करें, यदि पिता का रुधिर समूह कौन सा है, ओ है, और माता का रुधिर समूह भी कौन सा है, ओ है, दोनों का रुधिर समूह कैसा है, समान है, तो जो संभावित बच्चों का रुधिर समूह होगा, यानी कि इन दोनों जनकों से जो संभावित बच्चे, यानी कि इन दोनों जनकों से जो संततियां होंगी, जो बच्चे होंगे, उन बच्चों का संभावित रुधिर समूह कौन सा होगा, ओ ही होगा। ध्यान से सुनना, अगर पिता ओ है और माता भी ओ है, माता पिता दोनों का रुधिर समूह ओ है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संततियां होंगी, वो भी क्या होंगी, ओ रुधिर समूह की होंगी। यदि पिता का रुधिर समूह ओ है और माता का रुधिर समूह कौन सा है, ए है, ठीक है, पिता का रुधिर समूह ओ है, माता का रुधिर समूह ए है, तो इस कंडीशन में भी पिता का रुधिर, यानी कि जो संततियां होंगी, उनका रुधिर समूह ओ भी हो सकता है, या उन संततियों का रुधिर समूह ए भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 8 के बाद हम 9वें पॉइंटों पर बात कर रहे हैं। यदि पिता का रुधिर समूह ओ है और माता का रुधिर समूह कौन सा है, बी है, पिता का रुधिर समूह ओ है, माता का रुधिर कौन सा है, बी है, तो इस कंडीशन में भी जो उत्पन्न होने वाली संततियां होंगी, उनका रुधिर समूह ओ भी हो सकता है, या फिर कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है। और अंतिम कंडीशन की अगर बात करें, मान लीजिए पिता का रुधिर समूह कौन सा है, ओ है, पिता का रुधिर समूह कौन सा है, ओ है, और माता का रुधिर समूह कौन सा है, ए बी है।
माता का रुधिर समूह कौन सा है? ए बी है। ठीक है, ध्यान से सुनो, माता का रुधिर समूह कौन सा है? ए बी है। तो अब आपको बता दूं कि यहां पर जो संभावित रुधिर समूह होगा, ठीक है, वो ए बी हो सकता है और कौन सा हो सकता है? बी बी हो सकता है। यानी कि संतति का जो बच्चे उत्पन्न होंगे इन दोनों जनकों से, उनका रुधिर समूह ए बी हो सकता है और रुधिर समूह कौन सा हो सकता है? उनका रुधिर समूह कौन सा हो सकता है? बी बी रुधिर समूह उनका क्या है? हो सकता है। इज इट क्लियर? ये दो बातें आपके समझ में आ गई होगी। अभी हमने ये नहीं बताया कि रक्त की वंशानुगति होती कैसे है, ये तो हमने आपको थ्योरेटिकल बताया, और आपको ये नहीं बताया कि रुधिर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगति किस प्रकार से होती है। ठीक है, और आपको हम इतना बता ही चुके हैं कि रक्त की वंशानुगति भी किसके अनुसार होती है? मेंडल के नियमानुसार होती है। ऐसा बर्न और स्टीन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ये हमने अभी आपको आरबीएसई के अनुसार, जो आपकी फिलहाल जो बुकें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। पर अब आपको यहां पे ये नहीं बताया गया है कि रक्त की वंशानुगति होती कैसे है। हाउ टू ब्लड इनहेरिटेंस इन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या पेरेंट्स टू फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन या थर्ड फेलियर। ठीक है, तो इस पर हम बात करने के लिए आपसे चर्चा करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए अब हमें एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपके यहां तक है। हालांकि ये बिंदु जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो अगले चैप्टरों में आपके आएगी भी, परंतु यहां पे इस टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसी टॉपिक को मैं यहां पर क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए रक्त की जो आनुवंशिकता होती है, ठीक है, रक्त की जो आनुवंशिकता होती है, वो रक्त की आनुवंशिकता भी जीनों के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। रक्त की आनुवंशिकता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जीनों के द्वारा नियंत्रित होती है। जिसमें रक्त समूह के आधार पर ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? जीन होते हैं। रक्त समूह के आधार पर तीन प्रकार के क्या होते हैं? जीन होते हैं। अब रक्त समूह आपको पता है तीन है। रक्त समूह कितने हैं? ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप कितने हो गए भैया? तीन हो गए। ब्लड समूह ए, रक्त समूह बी और रक्त समूह ओ। ठीक है, तीन रुधिर समूह यहां पर हो गए। ठीक है, तो रक्त समूह ए के अंदर जीन कौन से होंगे, इस पर बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए रक्त समूह ए के अंदर जीन कौन से होते हैं, आपको बता दूं, आई। ठीक है, ये आई और ए। बी में भी अगर बात करें तो इसको लिखेंगे आई बी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि रुधिर समूह बी है तो यहां पे बी लिख दिया, ये इसका जीन को दर्शा रहा है। मान लीजिए रुधिर समूह कौन सा है? ओ है। रुधिर समूह कौन सा है? ओ है। तो इस ओ को आप दो तरीके से समझा सकते हैं, कैपिटल आई के द्वारा या स्मॉल आई के द्वारा। इसको क्या कर सकते हैं? ये ऐसे दर्शा सकते हैं। कैसे? इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। तो ए रुधिर समूह के अंदर जो जीन पाए जाते हैं वो आई पाए जाते हैं। बी रुधिर समूह में जो जीन पाए जाते हैं वो आई बी पाए जाते हैं। ओ रुधिर समूह में जो जीन पाए जाते हैं वो ये पाए जाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। अगर आई नहीं लिखने चाहें तो हम ये आई ए और यहां पे क्या लिख दिया? स्मॉल आई लिख दिया नीचे। ठीक है, तो हमने कैसे लिख दिया? आई। अगर बी को लिखना है तो बी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, आई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर इसको और भी दर्शाना चाहें ए रुधिर समूह को, तो आप इसको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, आई ए और यहां पे जीरो लिख दिया है। ऐसे यहां पे बी का है तो यहां पे बी लिखेंगे और यहां पे इसके आधार के रूप में क्या लिख दिया? यहां पे जीरो लिख दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से ए रुधिर समूह को हम इस तरीके से जीनों के द्वारा क्या है प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो रक्त समूह होते हैं उन रक्त समूह के आधार पर कितने प्रकार के जीन होते हैं, 3 प्रकार के जीन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के जीन हो गए। ए रुधिर समूह में जीन होता है IA, बी रक्त समूह में होता है IB, और रुधिर समूह में होता है II। इनमें आपको बता दूं ये IA और IB जो होते हैं इनके जीन कैसे होते हैं, समान रूप से प्रभावी होते हैं। IA और IB के जो जीन होते हैं वो समान रूप से प्रभावी होते हैं, जबकि I या O, ये I, ये वाला I लिख दिया या ये वाला I जैसा है, ये कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से IA और IB जो जीन होते हैं वो समान रूप से कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, जबकि I या O जो जीन होता है वो कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। आपको बता दें रुधिर समूह का जो निर्धारण होता है, रुधिर समूह का जो निर्धारण होता है वो एंटीजनों के द्वारा होता है। और वो एंटीजन कौन से हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन द्वारा उनका क्या होता है, निर्धारण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं रुधिर समूह का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, एंटीजन ए और बी के द्वारा निर्धारित होता है। आपने यहाँ पे कुछ नहीं देखा है, केवल ये I है, इसके ऊपर ए लिखा है, ए का मतलब ये ए एंटीजन है। ठीक है, रुधिर समूह पे ये I जीन है, उसमें ए एंटीजन है, ये I है, इस पर बी क्या है, बी एंटीजन है। यहां पर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए हमने इसको सिंगल I के द्वारा दर्शाया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं रुधिर समूह का जो निर्धारण होता है वो एंटीजन ए और बी द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। और एंटीजनों का जो निर्धारण होता है, एंटीजनों का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, जीनों के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है, एलीलों के द्वारा होता है। ठीक है, एंटीजनों का निर्धारण जीन्स के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है, एलील्स के द्वारा होता है। और जीन जो I होता है उसके 3 एलील होते हैं। देखो जीन जो I होता है इसके कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। ठीक है, अब ये 3 एलील कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। 3 एलील होते हैं जिनमें 2 एलील तो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। प्रभावी मैंने आपको अभी बताया IA, दूसरा हो गया IB, तीसरा हो गया ये I। तो ये मैंने बताया कि जो जीन I होता है, जीन I के 3 एलील होते हैं, जीन I के 3 एलील होते हैं, IA, IB और I। IA और IB जो होते हैं वो समान रूप से कैसे होते हैं, प्रभावी एलील होते हैं। और ये I जो होता है, केवल I ही कैसा होता है, अप्रभावी होता है। कैसा होता है, अप्रभावी होता है। अब बात सुनिए आप मेरी ध्यान से कि हमें मान लीजिए ये पता लगे कि जब संतान, कोई भी संतति है, किसी संतति को, मान लीजिए मैं ही संतति हूं, और मुझे अपने माता पिता से यदि IA, ठीक है, यदि मुझे अपने माता पिता से IA जीन प्राप्त हो, भाई कोई संतति है, कोई संतान है, और उस संतान के अंदर यदि रुधिर यानी कि उनके अंदर जीन कौन से आ रहे हैं, IA आ रहे हैं, इसका मतलब उसका रुधिर समूह कौन सा होगा, ए रुधिर समूह होगा। कौन सा रुधिर समूह होगा, ए होगा। किसी संतति के अंदर जब किसी संतान को उसके माता पिता से IA एलील प्राप्त हो, IA एलील प्राप्त हो, तो उस बच्चे का, उस संतति का जो रुधिर समूह होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, जब किसी संतान को माता पिता से, जब किसी संतान को या किसी संतति को अपने माता पिता से IB जीन प्राप्त हो, कौन से जीन प्राप्त हो, IB जीन प्राप्त हो, IB जीन प्राप्त होंगे
ठीक है, किसी संतति को, तो उस संतति का जो रुधिर समूह होगा, अर्थात उस बच्चे का जो रुधिर समूह होगा वो कौन सा होगा? बी रुधिर समूह होगा। क्यों होगा? मैंने अभी आपको बताया कि जो बी रुधिर समूह होता है उनमें कौन से जीन पाए जाते हैं? आईबी पाए जाते हैं। ए रुधिर समूह होगा, उसमें कौन से जीन पाए जाते हैं? आई। और हम कह रहे हैं कि किसी संतति के अंदर माता पिता से आइए जीन युग्म विकल्पी प्राप्त होते हैं या आइए एलील प्राप्त होते हैं, तो उस संतति का रुधिर समूह ए होगा। यदि उस संतति को या उस बच्चे को माता पिता से आईबी एलील प्राप्त हो या आईबी जीन प्राप्त हो, तो उसका रुधिर समूह कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? उनका रुधिर समूह कौन सा होगा? बी होगा। यदि किसी बच्चे को या उस संतति को माता पिता से आईए जीन प्राप्त हो या आईबी एलील प्राप्त हो, तो उस बच्चे का रुधिर समूह कौन सा होगा? एबी रुधिर समूह होगा। कौन सा रुधिर समूह होगा? एबी रुधिर समूह होगा। बात समझ में आ गई? और यदि ध्यान से सुनने की बात है, ठीक है, क्या वो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरीके से बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। यदि किसी संतति के अंदर, यदि किसी संतति को उसके माता पिता से आई जीन प्राप्त हो या आई जीन प्राप्त हो, इस तरीके से आई जीन प्राप्त हो, या तो ये वाले प्राप्त हो या इस तरीके से आई जीन प्राप्त हो, ठीक है, तो उस बच्चे का या उस संतति का जो जीन यानी कि उस बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो कौन सा होगा? ओ होगा। ये बात आपकी क्लियर आ गई होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि पिता का रुधिर समूह ए है, ठीक है, एक पिता का रुधिर समूह ए है, माता का रुधिर समूह बी है, तो उससे उत्पन्न होने वाले या इन जनकों से उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होंगे या संतति होगी, उस संतति का संभावित रुधिर समूह ए और ओई क्यों लिखा है हमने? ए या ओई क्यों लिखा है, और क्यों नहीं लिखे? तो इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो भैया, पिता है, उसका रुधिर समूह क्या है? ए है, और ए रुधिर समूह है तो उसमें जीन कौन से होंगे? आइए। तो देखिए पिता हो गया, पिता का रुधिर समूह कौन सा है? ए है, तो रुधिर समूह ए है तो उसमें जीन कौन से होंगे या एलील कौन से होंगे? एलील जो होंगे वो इनमें कौन से होंगे? आइए होगा, ठीक है, क्लियर बात। इसी तरीके से माता की बात कर रहे हैं, ये पहला एग्जांपल को समझा रहे हैं हम यहाँ पे। माता का रुधिर समूह भी क्या है? ए है, ठीक है, तो इसका भी ए है, तो यहां पे भी क्या होगा भैया? आइए, इसके भी जीन क्या होंगे? माता के अंदर रुधिर में भी आइए होंगे। क्लियर बात हो गई है। अब क्या है कि माता पिता के अंदर जब नई संतति का निर्माण होता है तो नई संतति के निर्माण से पहले उनमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण की क्रिया के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ये जनक हो गए, इनको हमने लिख दिया जनक को पी के द्वारा, और इन जनकों की युग्मकों के अंदर, ठीक है, इन जीन समूहों के अंदर क्या हो रहा है? अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ। ये क्या हुआ? यहाँ पे युग्मकों का निर्माण की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? युग्मकों के निर्माण की क्रिया हो गई। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे मान लीजिए पिता और माता दोनों ने जनन की क्रिया में भाग लिया और यहां पे उनके बीच क्या हुआ? संकरण की क्रिया हुई या जनन की क्रिया हुई। तो यहां पे आप देखिए बच्चे का रुधिर समूह क्या आ रहा है? ये संतति का रुधिर समूह आ रहा है आइए, और आइए रुधिर समूह कौन सा होगा? ए, इसलिए संभावित रुधिर समूह क्या हो गया? ए। आप देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे होंगे उनका रुधिर समूह क्या होगा? आइए होगा। क्या होगा? आइए होगा। इसी तरीके से आइए, और ये क्या हो गया? आइए। यहाँ पे 4 बच्चे होंगे, चारों बच्चों का रुधिर समूह क्या होगा? आइए होगा। इसको अगर हम इस जीन के द्वारा न दर्शाएं, ठीक है, तो हम इसको IA,
ठीक है, इसके द्वारा दर्शा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, और रुधिर समूह इसका किस कंडीशन में होगा उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो ए रुधिर संभावित हो गया, अब बी रुधिर समूह यानी कि इसका और रुधिर समूह क्यों हुआ उसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो पिता है, उसका रुधिर समूह ए है, माता का रुधिर समूह भी क्या है, ए है। ठीक है, ए रुधिर समूह में जो जीन होंगे वो आई ए और इसको आई बी दर्शा सकते हैं। ठीक है, खाली आई के द्वारा। माता का रुधिर समूह क्या है, आई ए और आई के द्वारा भी यहां दर्शा दिया। ठीक है, आप देखिए यहां पे युग्मकों का निर्माण हुआ, आई ए आई, आई ए आई, इनमें बीच में क्रॉस हुआ, तो ये देखिए रुधिर समूह कौन सा हो गया, ये ए रुधिर समूह हो गया। यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस हुआ तो आई ए आई, इसका मतलब ये रुधिर समूह कौन सा हो गया, बी यानी कि ए रुधिर समूह हो गया। इन दोनों के बीच में हुआ तो आई ए आई, ये भी रुधिर समूह कौन सा हो गया, ए हो गया। और इन दोनों के बीच में हुआ आई आई, इसका मतलब ये आई आ गया तो रुधिर समूह कौन सा हो गया, ओ रुधिर समूह होगा। इसलिए यदि पिता का रुधिर समूह भी ये है, माता का रुधिर समूह भी ये है, तो उस दंपत्ति से जो भी संतति होगी उनका रुधिर समूह, ठीक है, संभावित रुधिर समूह ए भी हो सकता है या फिर ओ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आई का, इसलिए मैं इसको जब आपका ये टॉपिक स्पेशली जेनेटिक्स के टॉपिक में आएगा तो वहां पे मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी कई फंडामेंटल की चीजें आपको बताना अनिवार्य है। इसी के साथ रुधिर वर्ग की वंशानुगति क्या है समाप्त हुई। यदि आपको इसमें से संबंधित कोई समस्या हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, and be happy and be safe at your home. Thank you very much.